हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछली क्लास के टॉपिक को, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जिसमें हमने पढ़ा था कि द कैटेगरी ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। बेसिकली हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें हमने बात किया था इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, सम ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में एंड सम ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें हमने इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। एंड द सेकेंड वन इज दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। बोथ द टॉपिक्स हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, जिसमें हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस में बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो भी इन्फेक्शंस हम लोग में कॉज होते हैं आइदर थ्रू वायरसेस एंड बैक्टीरिया, उसको हमने डिस्कस किया था कि कैसे वायरसेस और इन बैक्टीरियाज का जो इन्फेक्शन है वो कैसे हम लोग में रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है। एंड द सेकेंड थिंग जिसमें हमने ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कैसे रिस्पायरेटरी जो पैसेज होता है हम लोग में, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन का काम ऑकर हो जाता है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे द थर्ड वन, दैट इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ठीक है, तो कल हमने क्या बात किया था? द फर्स्ट वन दैट इज इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में हमने वायरसेस या फिर बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन जो कि हम लोग का रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स या फिर किसी तरह का डिसऑर्डर्स कॉज करता है, उसको हमने पढ़ा था। इसमें हमने बैक्टीरिया हो गया, आपका वायरसेस हो गया, ये सबसे होने वाले जितने भी इन्फेक्शंस है उसको हमने पढ़ा था। फिर सेकेंड हमने पढ़ा था ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, मतलब किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाना इन आवर रिस्पायरेटरी पैसेज। और थर्ड जो इसका कैटेगरी है वो है आपका क्या? थर्ड कैटेगरी क्या है आपका? दैट इज ऑक्यूपेशन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये तीनों बेसिकली आपका कैटेगरीज है। कैटेगरीज किसके? कैटेगरीज ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। क्या है आपके कैटेगरीज है? तो तीन कैटेगरी था। तीन कैटेगरी में हमने इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस रिलेटेड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को हमने पढ़ लिया था। सेकेंड हमने ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द थर्ड वन, दैट इज ऑक्यूपेशन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है कि पैसा, किसी का क्या जॉब है, वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली ऑक्यूपेशन का टर्म देते हैं। तो ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिसऑर्डर, आपका रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि किसी तरह एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन या फिर एक स्पेशल काइंड ऑफ जॉब हो, जिसके थ्रू आपको जो पर्सन है या पीपल है उसमें किसी तरह का, उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम्स या फिर डिसऑर्डर्स का होना, उसको हम लोग काउंट करते हैं ऑन ऑक्यूपेशन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू ऑक्यूपेशन और पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब। तो ऑक्यूपेशन में क्या? दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब या फिर प्रोफेशन। मतलब किसी तरह का जॉब या फिर प्रोफेशन है, उसके कारण अगर हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है या फिर डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको हम लोग काउंट करते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में। जैसे कि आपका कोई मतलब पर्सन है, जैसे कोल माइंस में काम कर रहा है, तो उसमें जो डस्ट है या फिर एस्बेस्टस कंपनीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो ये जो ऑक्यूपेशंस है, जैसे कि डिफरेंट कोल माइंस हो गया आपका, कुछ फैक्ट्रीज हो गए, या फिर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स जो है, उनसे अगर किसी तरह का भी रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है वो जॉब के कारण, पर्टिकुलर फील्ड के कारण, तो उसको हम लोग काउंट करते हैं ऑक्यूपेशन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में। इसको जो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, इसको बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ कैंसर। पहला जो है आपका वो एक कैंसर का टाइप है, एंड द सेकेंड वन इज न्यूमोकॉनियो
सियोसिस, मतलब कि ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे रिलेटेड टू लंग्स। लंग्स में जो प्रॉब्लम्स है या फिर फेस लंग्स को सफर करता है ये प्रॉब्लम्स पे, तो दोनों बेसिकली लंग्स से कनेक्टेड होता है। तो पहला क्या है, दैट इज वन इज टाइप ऑफ कैंसर। कैसा कैंसर, दैट इज मेसिथेलियोमा कैंसर। कैंसर कैसा, दैट इज मेसिथेलियोमा कैंसर। तो इसको ऑक्यूपेशनल जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया। द फर्स्ट वन इज कैंसर। कैंसर में कौन सा, दैट इज मेसिथेलियोमा कैंसर। ठीक है, तो कैंसर में कौन सा, मेसिथेलियोमा कैंसर। एंड द सेकेंड वन इज न्यूमोकॉनियोसिस। न्यूमोसियोसिस। ठीक है, तो सेकेंड इज न्यूमोकॉनियोसिस। तो फर्स्ट है कैंसर जिसमें मेसिथिलियो कैंसर, मेसिथिलियोमा कैंसर है। इसमें क्या है ना, ये बेसिकली आपका है एक लंग कैंसर। ये क्या है आपका, लंग्स कैंसर, मतलब लंग्स का कैंसर, आपका लंग्स में कैंसर कॉज होना। ठीक है, ये मेनली कॉज होता है एस्बेस्टस से। एस्बेस्टस क्या है कि जैसे कि एस्बेस्टस जो हम लोग रूफ पे लगाते हैं अपना छत घर को ढकने के लिए, या फिर एस्बेस्टस रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो जो प्रोडक्ट जो एस्बेस्टस हो गया, ये इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, वो जो फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में उसका फॉर्मेशन होता है, या फिर जहाँ पे इसको बनाया जाता है, तो उसी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में जो पर्सन या जो पीपल काम करते हैं उनको इस टाइप ऑफ कैंसर से सफर करना पड़ता है, दैट इज मेसिथिलियोमा कैंसर। ये क्या होता है ना कि ये जो एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस का जो फाइन डस्ट है उसको जब मेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें जब उसका जो फाइन डस्ट है वो जब सराउंडिंग्स में आते हैं, उसको सराउंडिंग्स में आने के बाद उसको इनहेल किया जाता है बाय द पर्सन जो वहां काम कर रहे हैं। उसको इनहेल करने के बाद वो जो फाइन डस्ट है वो आपका इंटर करता है लंग्स में, और लंग्स में इंटर करने के बाद वो फिर वहां पे कैंसर कॉज करता है। ठीक है, तो मेसिथिलियोमा कैंसर क्या है, बेसिकली एक लंग कैंसर है, और इसका होने का पीछे रीजन क्या है, दैट इज एस्बेस्टस। क्या है, एस्बेस्टस। क्या होता है ये, इसमें क्या होता है कि जो फाइन डस्ट होता है, सपोज आपका एक फाइन डस्ट है, एस्बेस्टस का डस्ट है, ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग का जैसे अभी हम खड़े हैं सराउंडिंग में बहुत सारे डस्ट होंगे, ये डस्ट नहीं, जो एस्बेस्टस जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है वो एस्बेस्टस का जो डस्ट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एस्बेस्टस का जो फाइन डस्ट है, तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो पीपल है, लोग है, वो इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद वो डस्ट कहाँ जाएगा, आपका लंग्स में, और फिर ये डस्ट लंग्स में कैंसर कॉज करेगा, कॉजेस कैंसर। ठीक है, तो एस्बेस्टस रिलेटेड है। तो मेसिथेलियोमा कैंसर किसके कारण होता है, दैट इज द फाइन डस्ट ऑफ एस्बेस्टस। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज बात करेंगे, दैट इज न्यूमोकॉनियोसिस। ये क्या होता है, ये भी बेसिकली डस्ट के कारण होता है। ये इसमें क्या होता है ना कि डस्ट जो है, वो जो सराउंडिंग में डस्ट है वो इनहेल किया गया लोकल पर्सन के बाद, या फिर जो वहां के वर्कर्स है उसके द्वारा, फिर वो डस्ट आपका लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। और इन्फ्लेमेशन कॉज होने के कारण क्या होगा कि जो लंग्स है वहां पे फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, और वो पार्ट फिर आपका नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि डस्ट है, सपोज आपका डस्ट है, डस्ट इनहेल किया गया, डस्ट इनहेल होकर कहाँ गया, आपका लंग्स में, और लंग्स में जाके ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, और आपका फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज फिब्रोसिस। फिब्रोसिस देखो क्या होता है ना कि सपोज ये आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, सॉरी ये सपोज आपका, सॉरी ये सपोज आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इसका जो वाल बेसल लेयर है, ये जो बेसल लेयर है, इस पे क्या होता है कि जब इनहेल किया गया, सपोज ये इनहेल किया गया डस्ट को, अब ये डस्ट इनहेल जैसे हुआ तो ये जो बेसल लेयर है आपका आपका जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है हम लोग का, उस पे, तो ये डस्ट क्या होता है कि ये डस्ट आपका ये एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, किस पे, ऑन द वॉल ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसके वॉल पे ये एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है इसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। क्या होगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन।
इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण क्या होगा, फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा, ये ऐसे ऐसे फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा, और कुछ आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड ये फाइबर्स यहाँ से अलग हो जाएंगे और ये पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा और ये आपका फिब्रोसिस हो जाएगा। तो डस्ट के कारण ही फिब्रोसिस कॉज हुआ, क्योंकि डस्ट ही आके वो जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एरिया है उसमें वो जाके वाल जो है उस पे जाके वो स्टिक कर गया, बाइंड कर गया, और फिर आपका फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ, और फाइबर्स का फॉर्मेशन होने के कारण वो जो पार्ट है यहाँ से डिटैच हो जाएगा वाल से, और वो जो पार्ट है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, और फिर वो आपका फिब्रोसिस फॉर्म करेगा। कैसे, देखो सपोज जो हम लोग का लंग्स होता है, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, आपका एल्वियोली पे होता है। तो सपोज ये आपका एल्वियोली है, ठीक है, सपोज ये आपका एल्वियोली एयर सैक है, ये क्या है आपका एयर सैक, एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो सपोज करो आपका ये जो डस्ट है, ये डस्ट आके ये एल्वियोली का जो एयर सैक है, ये एयर सैक है जो एल्वियोली, इसके जो वाल पे ऐसे करके बाइंड कर गया, तो बाइंड कर जाएगा तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, नहीं होगा। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, और इन्फ्लेमेशन कॉज होने के कारण क्या होगा, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन मतलब वो पार्ट अब यूजफुल नहीं है, तो बॉडी क्या करता है, धीरे धीरे वहां पे फाइबर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, और ये पार्ट जहां पे ये ब्लॉकेज हुआ है वो पार्ट यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और ये फिर इसका पार्ट नहीं रहेगा अल्वियोली का, और ये फिर अनयूजफुल हो जाएगा, इसका कोई फंक्शनल नहीं रहेगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज होता है न्यूमोकॉनियोसिस में, ये भी बेसिकली डस्ट के कारण ही होता है। तो जैसे ये मेसिथेलियोमा कैंसर था, ये एस्बेस्टस के डस्ट के कारण हो रहा है, तो इसी तरह न्यूमोकॉनियोसिस में भी न्यूमोकॉनियोसिस भी आपका एस्बेस्टस के डस्ट के कारण ही होता है, और आपका और भी सारे सब्सटेंसेस है या मटेरियल्स है जिसके डस्ट के कारण, जैसे कि अगर सिलिका के डस्ट के कारण हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस। अगर सिलिका के कारण हुआ तो क्या बोलेंगे, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस। किसके कारण हुआ, अगर सिलिका के डस्ट के कारण। अगर एस्बेस्टस के डस्ट के कारण हुआ तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस। किसके डस्ट के कारण, एस्बेस्टस का डस्ट के कारण। और फिर आपका बहुत सारे हैं जैसे कॉटन का डस्ट, इसके कारण भी आपका न्यूमोकॉनियोसिस होता है, ठीक है, कॉटन डस्ट। तो ये सारे कुछ डस्ट है, मतलब कि ये जो आपका मेसिथेलियोमा कैंसर है ये तो एस्बेस्टस के कारण हुआ है, लेकिन एस्बेस्टस का रोल है आपका न्यूमोकॉनियोसिस में भी। न्यूमोकॉनियोसिस भी जो होता है वो बेसिकली एस्बेस्टस के डस्ट के कारण होता है, प्लस आपका सिलिका के डस्ट के कारण हुआ तो उसको हम लोग सिलिकोसिस बोलेंगे। अगर एस्बेस्टस का डस्ट के कारण हुआ तो उसको हम लोग एस्बेस्टोसिस बोलेंगे। समटाइम ये कॉटन डस्ट के कारण भी होता है। और ये क्या कर क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता चल गया, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लॉकेज ऑफ एयर सैक और ये एल्वियोली में जो आपका पोर्स रहता है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये था ऑक्यूपेशनल, मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, एक ऐसा प्रोफेशन जिसके पर्टिकुलर वही जॉब के कारण ही आपको पर्टिकुलर एक रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर से आपको सफर करना पड़े, वो आता है आपका ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में। इसमें हमने दो कैटेगरी के बारे में बात किया। द फर्स्ट वन इज कैंसर, जिसमें हमने पढ़ा मेसिथेलियोमा कैंसर, जो कि एक लंग कैंसर है, और ये बेसिकली होता है एस्बेस्टस के कारण। एंड द सेकंड हम लोग पढ़े न्यूमोकॉनियोसिस, ये आपका क्या होता है कि लंग जो एल्वियोली है या एयर सैक है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है ड्यू टू आपका जो डस्ट है, आइदर डस्ट ऑफ सिलिका और एस्बेस्टस या फिर कॉटन का, जिसके कारण ब्लॉकेज ऑफ एयर सैक्स हो जाता है, वो पार्ट नॉन फंक्शनल हो जाता है क्योंकि फाइबर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर आपका ये कॉज करता है न्यूमोकॉनियोसिस। तो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशनल रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब हम लोग बात करेंगे सर्टेन टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब आप जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जब भी आप स्टडी करोगे, कहीं भी बुक पे पढ़ोगे, तो कुछ टर्म्स जो होगा वो आपको बराबर दिखता रहेगा। जैसे कि कुछ टर्म्स है, जैसे हाइपोक्सिया है, एनेमिक हाइपोक्सिया है, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है, या फिर एस्फेक्सिया है, या फिर एपनिया है। तो ये सारे कुछ टर्म्स है जो आपको रेगुलर बेसिस पे दिखते रहेंगे। तो हम लोग अब ये जो सारे जो आपका टर्म्स है इसको अब हम लोग एक एक करके
डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हाइपोक्सिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है कि आपका जो मतलब हम लोग का जो बॉडी है उसको लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर बॉडी को मिल रहा है मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स को भी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। डिफरेंट ऑर्गन्स करने का मतलब है जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सारे ऑर्गन्स को भी आपका कम लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो वो जो ऑर्गन है वो सर्वाइवल नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए चाहिए हर ऑर्गन को, हम लोग के जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द फर्स्ट वन इज दैट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या है? हाइपो मीन्स कम, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लो ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी। क्या होगा? इज लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी। बॉडी में जैसे कि अगर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी को मिला मतलब जो वाइटल्स ऑर्गन्स है हम लोग को उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर वो जो ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो अब इसका बात करेंगे हम लोग रीजन्स फॉर हाइपोक्सिया और वी कैन से टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया का, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एनेमिक हाइपोक्सिया। एनेमिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हमने इससे पहले भी हम लोग में बहुत बार ये टर्म का यूज आया है। एनीमिया मतलब क्या होता है, एनीमिक पर्सन कैसे होते हैं? तो एनीमिक पर्सन वो होते हैं, हमने पढ़ा था कि जिसमें हेमोग्लोबिन का जो काउंट है वो अगर लो हो, अगर उसमें हेमोग्लोबिन का कमी हो तो उसको हम लोग, उस तरह के पर्सन को हम लोग एनीमिक पर्सन बोलते हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि एनीमिक हाइपोक्सिया मतलब लो हेमोग्लोबिन। अगर मान लीजिए आपका हेमोग्लोबिन लो हो जाता है या फिर लो प्रेजेंट है तो ब्लड बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करने का मतलब ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, मतलब में कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका एफिनिटी टू बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन 200 टाइम्स ग्रेटर होता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका बाइंडिंग एफिनिटी टू द हेमोग्लोबिन इज 200 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हेमोग्लोबिन से इजीली बाइंड कर जाता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। फिर मतलब वो जो हेमोग्लोबिन है फिर आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे पाएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसका? दैट इज परमानेंट कॉम्प्लेक्स। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड सपोज कीजिए हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया तो आपका ये ऑक्सीजन को लेके नहीं जा पाएगा बॉडी में, होल बॉडी में। तो आपका बॉडी में क्या हुआ? ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी हुआ। तो फिर वो आपका जितने भी डिसऑर्डर से रिलेटेड है प्रॉब्लम्स आप में दिखने लगेंगे, आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। सेकेंड जो इसका टाइप है दैट इज हम लोग उसमें बात करेंगे दैट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसको हम लोग बोलते हैं ये जो आपका एनेमिक हाइपोक्सिया इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। उसी तरह जो साइटो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है उसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है कि जो एक एंजाइम होगा, आपने पढ़ा होगा जब एटीपी का फॉर्मेशन वगैरह जितने भी क्रेव साइकिल या फिर ग्लूकोज पाथवे, मेटाबॉलिज्म पाथवे पढ़े होंगे, उसमें जो आपका एक एंजाइम था दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर एटीपी का फॉर्मेशन होने में सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है कि साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि ये जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है, ये नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो अगर सोचिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो आपका एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, वो अगर नॉन फंक्शनल हो जाए या फिर वो एब्सेंट हो जाए
तो एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर आप जो पर्सन है वो फिर डाई करेगा, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ जितने भी फंक्शन है हम लोग को वाइटल्स ऑर्गन्स को करने के लिए एनर्जी का नीड चाहिए, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर ये नहीं होगा। तो जितने भी एरोबिक ब्रेकडाउन है, जितने भी एरोबिक ब्रेकडाउन होता है, मतलब जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स है जिसका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो फिर नहीं हो पाएगा। और वो नहीं हो पाएगा तो फिर आपका सपोज कीजिए ग्लूकोज टूटने के बाद क्या देता है, एनर्जी। अब मान लीजिए ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है। अगर वो एंजाइम ही अगर डिफिशियंट हो जाए, वो एंजाइम ही नॉन फंक्शनल हो जाए, तो ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब एनर्जी बनेगा ही नहीं तो नो एटीपी नो एनर्जी, तो बॉडी क्या होगा, डाई हो जाएगा, क्योंकि वो फिर बॉडी को परफॉर्म करने के लिए, वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मिलेगा नहीं। तो सेकेंड इज दैट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। सेकेंड इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर व्हाट, फॉर सेलुलर रिस्पॉन्सिबल रिस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एंजाइम का आपका नॉन फंक्शनल हो जाता है, या फिर ये वहां पे एब्सेंट होता है, जिसके कारण आपका जितने भी एनर्जी या एटीपी का उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें इसका रोल प्ले होता है। वहां पे जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है आपका क्रेब साइकिल के बाद, तो वो फिर प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं होगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर आपका बॉडी जो है वो डाई कर जाएगा ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ एनर्जी, या फिर एटीपी जो भी कह लो। तो अगर ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एब्सेंट हो गया तो क्या होगा, जितने भी तरह के एरोबिक ब्रेकडाउन होते हैं सब्सटेंसेस का, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होगा तो ये क्या होगा, नो एनर्जी, देयर विल बी नो एनर्जी, एंड अगर देयर विल बी नो एनर्जी देन इट मींस देयर इज नो एटीपी। तो एनर्जी नहीं होगा, एटीपी नहीं होगा, तो बॉडी जो पर्सन है वो फिर डाई कर जाएगा। तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया को हम लोग साइनाइड पॉइजनिंग बोलते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो साइनाइड जो आपका जो पॉइजन है वो भी सेम काम करता है। साइनाइड जो पॉइजन होता है वो साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है उसको नॉन फंक्शनल करता है, उसको यूजफुल नहीं होने देता, उसका जो वर्क है उसको परफॉर्म करने नहीं देता है साइनाइड पॉइजनिंग। इसी कारण जो साइनाइड जो पॉइजन होता है वो अगर वो किसी इंसान अगर उसको खा ले या फिर टच कर ले, या फिर मतलब जीभ टंग के साथ टच कर ले या फिर उसको खा ले, तो वो पर्सन सडन एट द मोमेंट वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। सेम चीज करता है ये भी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का ये जो एंजाइम है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसका डिलीशन हो जाता है या फिर ये नॉन यूजफुल होता है, नॉन इसका यूज ये जो एंजाइम है ये अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका जो एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ जितना भी सब्सटेंसेस का एरोबिक ब्रेकडाउन है, मतलब जितने भी तरह के सब्सटेंसेस है जिसको ब्रेकडाउन होने के लिए आपको ऑक्सीजन का नीड होता है वो नहीं हो पाएगा, तो फिर पर्सन वो डाई कर जाएगा। एंड द थर्ड वन इज दैट इज एस्फैक्सिया। एस्फैक्सिया में क्या होता है कि एस्फैक्सिया में बेसिकली होता है कि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्युमुलेशन बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड क्या है आपका, दैट इज एस्फैक्सिया। थर्ड क्या है आपका, एस्फैक्सिया। एस्फैक्सिया एस्फैक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफिशियंट होता है, डिफिशियंट इन ऑक्सीजन एंड एक्युमुलेशन ऑफ CO2, एक्युमुलेशन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में एक्युमुलेशन इनहेंस हो जाता है और ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बॉडी में एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा,
तो कार्बन सब देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया बॉडी में ज्यादा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज H2O के साथ। और ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, ये कार्बोनिक एसिड का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। तो ये H प्लस आयन जो है ये फिर जो हम लोग का बॉडी में है उसमें ये एसिडिटी दैट इज pH को इंक्रीज करेगा, मोर एसिडिक की और ले जाएगा। तो इस तरह से ये फिर आपका हम लोग के बॉडी को जो है ये हार्म करेगा, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं एस्फाइक्सिया, ASPHYXIA, एस्फाइक्सिया। ठीक है। अब लास्ट वन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज एपनिया। एपनिया में क्या होता है कि ये टेम्पोररी जो ब्रीथिंग होता है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। तो लास्ट क्या है, दैट इज एपनिया। एपनिया इसमें क्या होता है कि जो ब्रीदिंग है टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, मतलब जो ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो फिर कुछ समय के लिए रुक जाता है। ये मेनली जो पर्सन ओबेसिटी से सफर करते हैं उस तरह के पर्सन में ये ज्यादातर देखा गया है। किस तरह के पर्सन, ओबेस्ट पर्सन में, ओबेस्ट पर्सन में। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब एपनिया में टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है, ब्रीदिंग कुछ समय के लिए कुछ टाइम के लिए रुक जाता है सडनली। ठीक है। तो ये जो एपनिया है इसमें भी इसको बहुत तरह से कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि आपका हो गया स्लीप एपनिया, एक हो गया आपका स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया, फिर हो गया आपका हाइपो एपनिया, एपनिया, फिर हो गया आपका हाइपर एपनिया, स्लीप एपनिया कहने का मतलब है कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो देखना कभी कभी ऐसे पर्सन में क्या होता है कि सोते सोते सडनली उसका जो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस है वो फिर स्टॉप हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। इस तरह के पर्सन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स का या फिर डिवाइस का इन्वेंट हुआ है जिसको उसको कंटिन्यूसली उसको उसको लगा के रखना पड़ता है ताकि वो इससे बच सके। तो स्लीप एपनिया में जो पर्सन जैसे कि सो रहे हैं तो रात में सडनली उसका ब्रीदिंग जो है वो रुक जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लीप एपनिया। ये लेकिन ये सारा प्रोसेस टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं कि रुक गया तो रुक गया, कुछ समय के लिए रुक जाता है फिर वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हाइपो एपनिया, हाइपो एपनिया मतलब हाइपो मीन्स क्या होगा, कम। हाइपो एपनिया मतलब करने का मतलब है कि जो हम लोग नॉर्मली एक जो ह्यूमन होता है वो अराउंड 16 to 17 टाइम्स आपका ब्रीदिंग प्रोसेस करता है पर मिनट। कितना, दैट इज 16 to 17 टाइम्स पर मिनट, पर मिनट। मतलब एक पर्सन जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, वो 16 to 17 टाइम्स ब्रीदिंग करता है पर मिनट। लेकिन ये जो हाइपोअपनिया में क्या होता है कि ये 16 to 17 टाइम से रिड्यूस होके कितना आ जाता है, अराउंड 7 to 9 टाइम्स पर मिनट। मतलब सोचो कि जो पर्सन 16 से 17 बार पर मिनट ब्रीदिंग प्रोसेस उसमें चल रहा था, वो ब्रीदिंग प्रोसेस घट के हो गया 7 to 9 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट। तो उस तरह के पर्सन को हम लोग बोलेंगे हाइपोएपनिया। एंड जो थर्ड है दैट इज हाइपर एपनिया, मतलब यही वैल्यू जो ये रेंज है, इस रेंज से अगर ग्रेड ज्यादा हो जाए तो फिर उसको हम लोग काउंट करते हैं तो हाइपर एपनिया। ठीक है। तो ये हम लोग बात की है तीनों कैटेगरीज ऑफ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर लिए, दैट इज इन्फेक्शियस, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल में भी हम लोग दो टाइप पढ़े, दैट इज कैंसर, कैंसर में मेसिथिलियोमा कैंसर के बारे में पढ़े, न्यूमोकोनियोसिस के बारे में पढ़े, एंड कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, दैट इज जैसे हाइपोक्सिया है, एनेमिक हाइपोक्सिया, हिस्टोटाइपिक हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, फिर हमने पढ़ा एस्फैक्सिया, फिर हमने पढ़ा एपनिया। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, ये सारे चीज को जो कि इसके अंदर कैटेगरीज में ये आते हैं और रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में जिसको हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर आज ओवर हो गया, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है ये ओवर हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।